Assalamu alaikum students. I hope that all of you are fine. Now this is the remaining part of factors of production. Up till now we have discussed up till here, right? Now we are going to discuss about the quantity and quality of factors of production and means how it can be increased and causes of change in the quantity and quality of factors of production. Moving forward, first of all, we are going to discuss about the causes of changes in the quantity and quality of factors of production. So again, we know that there are four factors of production: land, labor, capital, and organization. So first of all, we'll look into it कि quantity कैसे increase होती है. So quantity of the physical land जो एक आम जमीन का टुकड़ा होता है, as I told you that land is not just a piece of land. Land is all natural resources, right? So अगर कोई न्यू नेचुरल रिसोर्स मिल जाता है, डिस्कवर हो जाता है, कोई न्यू ऑयल रिजर्व्स का पता चल जाता है, कोई नए मिनरल्स का पता चल जाता है, इट मीन्स दैट द लैंड इज गोइंग टू इंक्रीज. What it says that कि मोस्टली जो अमाउंट ऑफ लैंड है ये जनरली इंक्रीज नहीं होता, इट रिमेन्स सेम ओवर द टाइम. बट लेट्स सपोज अगर कोई एक लैंड थी जिससे आप प्रोडक्शन कर रहे थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुई थी, बट नाउ दैट सोयल इज नॉट दैट फर्टाइल, वो उतनी फर्टाइल नहीं है, इट मीन्स कि आपकी सोयल रिविजन हो गई है. सो आफ्टर दैट द लैंड अवेलेबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज. और ऑन द अदर हैंड अगर मैं क्वांटिटी ऑफ लैंड को इंक्रीज करने के बारे में बात करूं तो मैं कहूंगी लैंड रिक्लेमेशन. Land reclamation means that we are going to increase the supply of the usable land. पहले कोई ऐसी लैंड थी जिसको आप यूज नहीं कर सकते थे, नाउ वी हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोसेस ऑन दैट, तो अब उसको हम यूज कर सकते हैं. पहला जिसको हम यूज नहीं कर सकते अब हम उसको यूज कर सकते हैं, इट मीन दैट इज लैंड रिक्लेमेशन. अगर आपको कोई भी वर्ड की इसमें नहीं समझ लगेगी तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, आई कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली. Then other natural resources. So unlike land, some natural resources change significantly in quantity. जैसे कि फॉरेस्ट है, राइट? अगर ह्यूमन जो है एक्टिविटी तेजी से फॉरेस्ट को डिक्रीज करते जाएं, आप ये दरख्त काटते जाएं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप फॉरेस्ट डिक्रीज हो रहे हैं. सिमिलरली अगर आप ओवर फिशिंग करते हो तो आपकी ओशंस में से जो फिश है वो कम हो रही है, इट मीन्स लैंड इज गोइंग टू decrease. Now, as we know that the land is all natural resources and economics, so we are going to discuss about two main terminologies, that is renewable resources and non-renewable resources. Renewable resources कौन से हैं? Which can naturally refill, जो दोबारा से बन जाते हैं. अगर मैंने ऑक्सीजन अभी ली है तो वो दोबारा ऑक्सीजन विंड में मतलब एयर में है. अगेन अगर विंड पावर है, सोलर एनर्जी एक बार खत्म नहीं हो जाती, लेकिन अगर मैं गोल्ड को यूज कर रही हूँ, ऑयल को यूज कर रही हूँ, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अगेन रिप्रोड्यूस, राइट? तो इसीलिए जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड इन सप्लाई होते हैं और इसको हम और जल्दी से रीफिल हो जाते हैं. लेकिन इसके बारे में भी कहा जाता है कि अगर इनको बहुत ही ज्यादा अगर आप यूज कर लें तो फिर ये नॉन रिन्यूएबल भी हो सकते हैं. और नॉन रिन्यूएबल कौन से हैं? दैट इज फिनिट सप्लाई, मतलब लिमिटेड इन सप्लाई. और अगर आप इसको यूज करते रहेंगे तो फिर ये डिक्रीज होंगे, जैसे कि गोल्ड है, ऑयल है, ठीक है, ये डिक्रीज हो जाता है, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, ये दोबारा नहीं आ जाता, राइट? सो आई होप कि अभी तक आपको रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का डिफरेंस पता चल गया होगा. इसी तरह ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? क्या अगर आप, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि अगर हम फिशिंग करते हैं तो आप अपने रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो इससे आपका लैंड डिक्रीज हो रहा है. हंटिंग कर रहे हो, आपकी वाइल्ड लाइफ कम हो रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप रीन्यूएबल रिसोर्सेज को भी बहुत ज्यादा ओवर यूज करो तो वो भी नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जा सकते हैं. तो दिस इज हाउ ओवर फिशिंग से और हंटिंग से क्या हो रहा है, हमारा लैंड रिड्यूस हो रहा है. द क्वांटिटी ऑफ लैंड इज गोइंग टू decrease, right? Now, what about the quality of land?
लेट्स सपोज इफ आई आस्क अबाउट द सॉइल फर्टिलिटी, अगर मैं कोई अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज कर रही हूँ जिससे मेरी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो रही है, सो इट मीन्स कि मेरी जो अब क्रॉप होगी वो अच्छी क्वालिटी की होगी. इट मीन्स लैंड की क्वालिटी कैसे इंक्रीज की है? बाय द यूजिंग ऑफ गुड फर्टिलाइजर्स, बेस्ट फर्टिलाइजर्स. देन पोल्यूशन कंट्रोल. एज वी नो दैट कि जो रिवर है वो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है. अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट रिवर्स में डंप ना करें, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी वाटर की क्वालिटी अच्छी होगी. अगर वाटर की क्वालिटी अच्छी है तो आपकी फिश की क्वालिटी भी अच्छी है, दैट इज हेल्दी. देन इम्प्रूव ड्रेनेज सिस्टम. इम्प्रूव ड्रेनेज सिस्टम मीन्स हेल्प फ्रूट ट्रीज टू ग्रो बेटर. ऑब्वियसली अच्छा पानी होगा तो आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अच्छी प्रोड्यूस होगी रादर देन बुरी, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी. एंड यू नो दैट कि जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स एंड दीज ऑल कम अंडर लैंड, राइट? दीज आर मेड बाय अल्लाह ऑलमाइटी. Labor, second factor of production, that how the quantity of labor can be increased. तो यहाँ पे हम कहते हैं कि लेबर के इंक्रीज करने के हमारे पास दो मेन मेथड है. आइदर द नंबर ऑफ वर्कर्स शुड बी इंक्रीज, मतलब मैं ज्यादा लेबर हायर कर लो, और द नंबर ऑफ आवर्स वर्क शुड बी इंक्रीज. कि मैं क्या कह रही हूँ कि जो लेबर है उसी को मैं कहती हूँ अच्छा भी आप ओवर टाइम काम कर लो ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए. Now, what are the factors that are affecting the number of workers available? फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन साइज. जितना पॉपुलेशन साइज ज्यादा होगा, लार्जर पॉपुलेशन है, लार्जर पॉपुलेशन मतलब बहुत ज्यादा पोटेंशियल वर्कर उसके अंदर हो सकते हैं कि वो काम करने वाले हो. एज स्ट्रक्चर. अगर हम वर्किंग एज ज्यादा कर देंगे, हम कहेंगे कि 58 नहीं, अब रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स है, इसका मतलब जो लेबर फोर्स है आपकी ज्यादा है. देन रिटायरमेंट एज, वही मैंने कहा हाई रिटायरमेंट एज मतलब वर्क फोर्स ज्यादा है. स्कूल लिविंग एज, अगर मैं कहती हूँ स्कूल लिविंग एज अगर ज्यादा कर दी है, मैं कहती हूँ कि 18 इयर्स ऑफ एजुकेशन मस्ट है, तो इसका मतलब अब मेरे पास यंग फोर्स कम है काम करने के लिए. अगर मैं स्कूल लिविंग एज कम कर देती हूँ, कहती 14 है, 14 के बाद आप काम कर सकते हो, तो फिर ज्यादा है. लेकिन अगर मैं 18 कर देती हूँ तो फिर कम है. ठीक है. एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्किंग वेमेन. अगर वर्किंग वेमेन को एक्सेप्ट करते हो कि अच्छा दे शुड डू वर्क, सो इट मीन्स दैट वेमेन आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन वर्किंग एक्टिविटी, सो आपकी जो वर्क फोर्स है वो इंक्रीज होगी. Labor force, workforce, people of working age who are either working or seeking work. So labor force की definition यहाँ पे क्या जाती है? The people who are looking for the job and they are working. या तो वो काम कर रहे हैं तो वो लेबर फोर्स में आते हैं, या वो जॉब ढूंढ रहे हैं, इफ दे आर लुकिंग फॉर द जॉब, उनको भी हम कहेंगे कि ये लेबर फोर्स का पार्ट है इन इकोनॉमिक्स. बेशक वो भी काम नहीं करे, लेकिन मैं कहूंगी these are the part of the labor force. अब इसी तरह वो कहते हैं कि वर्किंग एज वेरी करती है, जैसे कि सिंगापुर पे 16 to 62 है, यूके में 16 to 66 है, सिमिलरली पाकिस्तान में 18 to 60 है. सो हर एक की जो रेंज है वो डिफरेंट होती है. एंड नॉट एवरीवन इन दिस रेंज इज अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स. अब इसका मतलब ये नहीं है कि 24 ईयर्स का कोई बंदा है तो वो लेबर फोर्स का पार्ट है. अगर वो स्टूडेंट है, अगर वो बीमार है, ठीक है, मेंटल असाइलम में है, या वो कोई रिटायरी है, मतलब कोई इस तरह से है, तो वो बंदा अर्ली रिटायरमेंट लेट सपोज उसने ले रही है, सो इसका मतलब दैट पर्सन इज नॉट द पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, राइट? नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड. अब ऑब्वियसली अभी तक हमने पहले पीछे बात की है, यहाँ पे ये देखें, हमने देखा था कि लेबर उसके अंदर लेबर फोर्स में दो तरह की चीजें आ जाती हैं. एक आ रहा था हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे इंक्रीज होते हैं, और यहाँ हमारे पास आ रहा है कि नंबर ऑफ आवर्स कैसे है. या तो मैं एक दिन में कह दूं कि भाई आप पहले 9 to 6 करते थे, अब आपने 9 to 8 करना है, तो लेंथ ऑफ द वर्किंग डे हमने इंक्रीज कर दिया. या हम कह दें कि अच्छा अगर मैं कहती हूँ नंबर ऑफ आवर्स कम हो रहे हैं, तो फुल टाइम से वो पार्ट टाइम की तरफ जा रहा है. ओवर टाइम काम करे तो भी आपकी वर्किंग टाइम इंक्रीज कर रहा है. हॉलीडेज अगर ज्यादा है तो वर्किंग टाइम कम हो रहा है, और हॉलीडेज कम है तो वर्किंग टाइम इंक्रीज हो रहा है. और अगर कोई बीमार है, अगर ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं, तो इसका मतलब वर्किंग पीपल आर लेस. लेकिन अगर लोग बीमार कम पड़ रहे हैं तो इसका मतलब वर्किंग पीपल आर मोर. ठीक है. सो इट मीन्स दैट the number of hours worked is also affecting the labor.
That was all about the quantity of labor. Now क्वालिटी में क्या होगा कि अगर कोई स्किल्ड वर्कर है, इसका मतलब वो प्रोड्यूस ज़्यादा करेगा, और अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, मोर अमाउंट ऑफ लेबर विद द सेम नंबर ऑफ वर्कर. स्किल ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो इसका मतलब आप ज़्यादा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करें विद सेम अमाउंट ऑफ वर्कर. मतलब क्या हुआ इसका कि 4 एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं, उन्होंने शर्ट्स बनानी है. अब मैंने उनको एक न्यू मशीन की टेक्नोलॉजी बताई कि आपने किस तरह से आप जल्दी से प्रोडक्टिविटी कर सकते हो. उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी से हायर प्रोडक्टिविटी मीन लेबर की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हुई है. अब वही 4 लोग जो हैं वो मोर आउटपुट प्रोड्यूस करें. ठीक है, स्किल्स इंप्रूव होने से उतने ही नंबर ऑफ वर्कर से यू आर प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट. तो स्किल्स कैसे इंप्रूव हो सकती है? आइदर बाय गिविंग देम बेटर एजुकेशन और बेटर ट्रेनिंग, और by giving them a work experience, or by providing them better health. So these are the things that how education can be improved. My meanings by developing thinking, problem solving techniques, technical skills, and workers can perform more complex tasks. अगर इस तरह है तो better education है तो they can get to know कि अच्छा किस तरह से हमने improve करना है. Training है तो they should be get job related skills that will increase the efficiency of the labor and it will reduce the mistakes. More work experience means builds practical knowledge and confidence, improve decision making and adaptability. Obviously experience ज़्यादा है तो it means they are going to take decisions easily and correctly even. Better health, obviously healthier worker have a good stamina, good focus, strength in them. So it means that they will be less absenteeism, वो छुट्टी कम करेंगे बीमारी की वजह से. It means that they are taking part in the productive activity. अब इम्प्रूव लेबर है, उससे होता क्या है? अगर लेबर इम्प्रूव्ड है उससे काम हमारे लिए क्या, इकोनॉमी का क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा? इट मीन्स एबिलिटी टू हैंडल कॉम्प्लेक्स मशीनरी एंड टास्क. अगर आपकी लेबर एजुकेटेड है, एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजेबल है, तो उसको पता होगा दैट हाउ टू डील विद द कॉम्प्लेक्स मशीनरी एंड द कॉम्प्लेक्स टास्क. Then production of higher quality goods and services, because it is experienced, it has a knowledge, right? Higher knowledge, higher experience, higher skills, so it can produce higher quality goods and services, which will increase the productivity and hence the economic growth will increase. ये सारी जो points है ना, ये वाले points, ये हमारे analysis के जो 6 mark का question है उसमें काम आते हैं, that how the labor quality is going to affect the economic growth. तो ये हमारा channel बन जाता है कि लेबर क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स मशीनरी को यूज करना, उसको पता होगा हाउ टू हैंडल विद द कॉम्प्लेक्स मशीनरी एंड टास्क which will increase the production and that would be the higher quality goods and services, which will ultimately increase the productivity and economic growth will take place. Okay, now third factor of production is capital. Now how the quantity of capital can be increased. Again, capital is all man-made resources used in the production process. So initially it is increased by the investment, which will tend to increase over time with new investment. Capital goods can be wear out, और कैसे decrease हो सकते हैं? या तो आप जैसे कोई चेयर आप यूज करो तो चेयर by the end of the year सेम नहीं रहेगी, उसका wear and tear होगा, depreciation होगी in short, या वो obsolete हो जाएगी, मतलब बहुत ही खराब हो जाएगी, या इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी. अगर जैसे कि पुराने टेलीफोन से अब वो यूज नहीं हो रहे हैं, अगर वो यूज होते थे पहले ऑफिस में, नाउ इट इज गोइंग टू रिप्लेस बाय द मोबाइल फोन्स, राइट? अब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्म्स हैं. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होती है? टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस इन अ ईयर. एक ईयर में जितनी भी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं. और डेप्रिसिएशन क्या है? द वियर एंड टियर ऑफ द एसेट. कि कोई भी हम एसेट यूज करें, लाइक मैं लैपटॉप यूज कर रही हूँ, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर इस लैपटॉप की हालत ऐसी नहीं रहेगी, ये कुछ ना कुछ इसका चाहे पेंट खराब हो जाए, कुछ खराब हो जाए, वट एवर द वैल्यू इज गोइंग टू डिक्रीज, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन. देन नेट इन्वेस्टमेंट. नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? द इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक आफ्टर रिप्लेसिंग डेप्रिसिएशन.
मतलब जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में है इसमें से जब मैं डिप्रिसिएशन को माइनस कर दूंगी तो वो मेरे पास क्या आ जाएगी, नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। जैसे वो कहते हैं लेट्स सपोज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है $200 मिलियन, डिप्रिसिएशन है 70 की, तो इन दोनों में से माइनस करूंगी तो आई विल गेट $130 मिलियन, दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट। और फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है नेगेटिव नेट इन्वेस्टमेंट। नेगेटिव नेट इन्वेस्टमेंट क्या है, इट हैपन्स व्हेन डेप्रिसिएशन इज ग्रेटर देन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, कि वियर एंड टियर ज्यादा हो गया है और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं हुई थी, मींस नॉट ऑल worn out capital is replaced result in declining total capital। मतलब जितनी भी आपकी मशीनरी खराब हुई थी आपने उसको रिप्लेस नहीं किया अभी तक, अभी भी आपके पास कुछ ऐसी मशीनरी पड़ी हुई है जो कि खराब हुई है, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब आप अपनी खराब हुई हुई मशीनरी को अभी तक सारी मशीनरी को रिप्लेस नहीं कर सके हो। क्वालिटी कैसे है, जैसे मैं कहती हूँ मोबाइल की क्वालिटी कैसे इंप्रूव करेगी, बाय अपडेटिंग मोबाइल, उसके फीचर्स एनहांस करते जाओ, उसकी क्वालिटी अच्छी करो, तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द कैपिटल। मॉडर्न कैपिटल टूल्स यूज करो, जिससे क्या होगा, आपकी आउटपुट इंक्रीज करेगी या फिर आपकी क्वालिटी गुड्स इंक्रीज करेगी। फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक्स इन कार मैन्युफैक्चरिंग, यूज ऑफ रोबोट्स इन कार फैक्ट्री से क्या होगा, प्रोडक्शन स्पीड अप होगी, ह्यूमन एरर कम होगा, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी ऑफ व्हीकल अच्छी होगी और टोटल आउटपुट आपकी इंक्रीज करेगी। These all will help in the analysis part, that how it is going to affect the output of the economy, right? Then the last, enterprise. Again, enterprise again we know that labor और entrepreneur में main हमारा एक difference था कि जो labor है that doesn't takes risk, but entrepreneur is the one who takes risks and combine all of the factors of production। तो वही जो लेबर वाली चीजें थी, अगर गुड एजुकेशन सिस्टम है तो आपके बिजनेस स्टडीज में इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, एंटरप्रेन्योरशिप, ये वाले कोर्सेज अगर आप ज्यादा ऑफर करोगे तो एंटरप्रेन्योर ज्यादा बनेंगे। फिर लो कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब प्रॉफिट जो आपके बिजनेस के ऊपर टैक्सेस हैं वो कम हो तो लोग बिजनेस ज्यादा स्टार्ट करेंगे। गवर्नमेंट की रेगुलेशंस कम होने चाहिए, कि दैट फॉर अ स्टार्टिंग बिजनेस गवर्नमेंट ने ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन सेट ना किए हो, देयर शुड बी लोअर बैरियर्स, बहुत थोड़े बैरियर्स, आपने थोड़ी बहुत कोई ना कोई फॉर्मेलिटी पूरी करनी है और आप आराम से अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। देन immigrants often show high motivation and drive, may become entrepreneur in their new country। so immigration, जो लोग यहाँ पे आते हैं हमारे कंट्री में, उनको मोटिवेट करना चाहिए और उनके लिए हमें ज़्यादा स्टैंडर्ड्स नहीं हाई करने चाहिए, उनको आपको ऑफर करनी चाहिए इस तरह के क्या प्रोवाइड करने चाहिए, इस तरह की सर्विसेज और इस तरह का एटमॉस्फेयर उनको देना चाहिए that they would get high motivation to become an entrepreneur। and the last one is there should be an easy access for the finance so that they can start their business। again, quality, as he is also a businessman is a person, so better education, training, healthcare and experience, all these things are going to make him a better entrepreneur। I hope यहाँ तक आपको सारा का सारा clear होगा that how the quantity and quality of factors of production can be improved, right? And in this way, in this paper, we are also in this slide we can also link it how these can affect the quantity of output, to increase the quantity of output, or that can increase the output of the economy, sorry, right? See you soon, inshallah. I'll see you in another lesson that would be related to production possibility curve. See you soon. Allah Hafiz.